हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आपका मोस्ट वेलकम है आर एस अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं प्रकाश चावड़ा, बीई फ्रॉम एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज कोल इंडिया सेलेक्टेड, यूपीएससी इंटरव्यू फेशन 4 टाइम्स आर एस मेंस एक्सपीरियंस्ड। मित्रों, हम चला रहे हैं आर एस प्री के पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और 2021 में पिछले पेपर्स को मिला करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितने क्वेश्चंस बने, उस पर हमारा रिसर्च चल रहा है। तो मैंने 1993 का पहले 91 का करवाया, फिर 1993 का, फिर 95 का, 96 का, 98 तक मैंने आपको बता दिए। और आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है 1999 2000 का पेपर, जो 2 बार हुआ था। दोनों से बताऊंगा मैं। अभी हम वे क्वेश्चंस ले रहे हैं जो री एग्जाम हुआ था सन 2000 में आर एस प्री का, उसके वे क्वेश्चंस जो आर एस प्री 2021 में सीधे सीधे पूछे गए या उनकी व्याख्या से आए। इस पेपर से जो री एग्जाम है, इसके मैं 2 वीडियो बना रहा हूं। टोटल 6 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं 2021 में जिनकी जड़ें 1999 2000 का पेपर है ना। तो 3 क्वेश्चन ये हैं, 3 अगले वीडियो में आएंगे। फिर मैं पुराना वाला जो पेपर है 99 2000 का जो कैंसिल हुआ था उससे भी बताऊंगा, तो दिल थाम के बैठो। और उससे पहले मित्रों, अगर आपने मुझे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आप ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। RAS अड्डा नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इस पर मैं मेंस के समय बहुत कुछ लेकर के आऊँगा। डेली आंसर राइटिंग, इसके साथ साथ आपका वीकली टेस्ट, इसके साथ साथ वह सब्जेक्ट जो राजस्थान में आपको 10-15 हज़ार रुपये खर्च करने के बावजूद भी ढंग से नहीं मिलेंगे, वो मैं कराऊंगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। एथिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिहेवियर, योगा, ये सारे जो मेन सब्जेक्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब अपन करेंगे मेंस के टाइम। अभी फिलहाल अपन प्री पे फोकस करते हैं। तो एक तो आप आर एस अड्डा ज्वाइन कर लेना। इसके साथ साथ अगर आपको आर एस एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी क्वारी है तो आप डायरेक्टली मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं। 9950496952 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझसे जुड़ सकते हैं। और दूसरी चीज कि दिल्ली में अनअकैडमी पर राजस्थान जीके के 5000 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। मतलब डेली क्लास हो रही है इसकी। इंडियन पॉलिटी प्लस राजस्थान पॉलिटी की रात 9 बजे डेली क्लास हो रही है। अगर आप नए हैं तो मुझसे जरूर जुड़े, और भी अपन बातें करेंगे। और आर एस प्री की सबसे धमाकेदार स्ट्रेटेजी जो मैंने यहाँ डाल रखी है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। किस टाइप से आप पढ़ें ताकि आपके 100+ मार्क्स सिक्योर हो सके। तो शुरू करते हैं मित्रों। आर एस प्री 2021 में वह सवाल जो 1999 2000 के पेपर से आए हैं। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन था मित्रों, अगर आपके पास में आर एस प्री 2021 का ए सीरीज का पेपर है तो जाके देखें। उसमें क्वेश्चन नंबर 49 है, विशाखा गाइडलाइन। क्वेश्चन था, विशाखा गाइडलाइन का रिलेशन किससे है? आंसर तो सीधा ही है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न होता है उससे रिलेटेड है विशाखा गाइडलाइन। लेकिन मित्रों, 1999 2000 का वह क्वेश्चन देखो कि बाल विवाह के प्रमाण सबसे पहले किस काल में मिले हैं या किस वंश के दौरान मिले हैं। तो उस क्वेश्चन की जब व्याख्या देखेंगे आप, जो मैंने डाल रखी है टेलीग्राम पर, पूरे पेपर के सॉल्यूशन मैंने डाल रखे हैं, उसकी व्याख्या में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है, इस क्वेश्चन का आधार वो सवाल है जो सन 2000 के पेपर में पूछा था, जिसका रिलेशन था बाल विवाह से। तो अब देखो, सबसे पहले मित्रों, अगर आपसे पूछें कि भाई बाल विवाह भारत में सबसे पहले किस युग में आया या किस युग में प्राचीनतम प्रमाण है, तो इसका आंसर है मित्रों गुप्त काल। गुप्त काल, जिसका संस्थापक श्री गुप्त था। 240 एडी के आसपास में श्री गुप्त ने इस वंश की स्थापना की। उसके बाद उसका बेटा आया घटोत्कच, और इस वंश का सबसे जो प्रतापी राजा था उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। ये तो हुई गुप्त काल की बात। गुप्त काल में ये प्रमाण मिलता है मित्रों कि 11-12 साल की एज में, यानी रजस्वला होने से पहले ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। वेश्यावृत्ति के हमें वहां से प्रमाण मिले हैं। जो शूद्रक की एक रचना है जिसका नाम है मित्रों मृच्छकटिकम, एक नाटक है कवि शूद्रक का,
उसने वेश्यावृत्ति के बारे में डिटेल से बताया। तो गुप्त काल के दौरान महिलाओं की कोई विशेष स्थिति थी नहीं, बाल विवाह था, सती प्रथा के प्रमाण भी है, और इसके साथ साथ वेश्यावृत्ति के तो प्रमाण ही हैं। कालिदास का मेघदूत ले लो या अमरकोश ग्रंथ ले लो, इन सब में भी वेश्यावृत्ति के प्रमाण हैं। ये तो उस प्रश्न की व्याख्या हुई जो बाल विवाह से जुड़ी थी। हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। इसी प्रश्न की व्याख्या में एक चीज और आती है मित्रों, शारदा एक्ट, हरविलास शारदा। इस बार अगर विशाखा गाइडलाइन पूछी ना तो अगली बार शारदा एक्ट ध्यान रख लेना, इसका क्वेश्चन पक्का मिलेगा। हाँ, तो शारदा एक्ट, इसका रिलेशन भी किससे है मित्रों? इसका रिलेशन था बाल विवाह से। अंग्रेजों के काल में, बातें हैं 1919-1920 की, हमारे राजस्थान वाले हरविलास शारदा के अथक प्रयासों से ये शारदा एक्ट पारित हुआ। और ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें महिलाओं की जो शादी की उम्र थी वो 14 वर्ष, लड़कियों की 14 वर्ष और पुरुषों की 18 वर्ष। मतलब लड़के की 18 वर्ष रखी गई थी और लड़कियों की 14 वर्ष। ये ध्यान रखना, अभी कितनी है? 18 और 21 है, ये थोड़ा डिफरेंस है, ध्यान रहे। और विशाखा गाइडलाइन की अगर बात करें, एक मिनट में फैन ऑन कर देता हूं मित्रों। जो विशाखा गाइडलाइन है मित्रों, हुआ क्या कि जयपुर का एक गांव है जिसका नाम है भातेरी का। तो भातेरी गांव की एक महिला थी जिसका नाम था, कहीं जगह बनवारी देवी लिखा, कहीं जगह भंवरी देवी लिखा, प्रजापत जाति की ये महिला थी। ये महिला राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं में लड़कियों को जागरूक करने का काम करती थी। तो भंवरी देवी ने गुर्जर समाज में, या समाज का अपन नाम नहीं लेते, एक विशेष समुदाय में एक लड़की का बाल विवाह हो रहा था, और इसने अपने प्रयासों से, भंवरी देवी ने इस बाल विवाह को रुकवा दिया। जैसे ही भंवरी देवी ने बाल विवाह को रोका, उस समाज विशेष ने अपने इज्जत पर इस बात को ले लिया, अरे यार हमारा बाल विवाह रुकवा दिया। और इसके पति के सामने इस महिला के साथ में गैंगरेप हुआ। ये महिला सेशन कोर्ट गई, पुलिस थानों में गई, सब जगह गई। सेशन कोर्ट ने भी उल जलूल दलीलों का सहारा लेकर आरोपियों को बरी कर दिया। और वो मंजर मित्रों 97-98 का पूरा राजस्थान सड़कों पे आ गया, स्पेशली महिलाएं। और विशाखा नाम का एक एनजीओ था, ध्यान रहे, विशाखा नाम का एक एनजीओ, इस एनजीओ और अन्य लोगों के साथ मिलजुल करके सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर आखिरकार अपना फैसला दिया और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी। तो ये बातें हैं मित्रों विशाखा गाइडलाइन वाली 1997 की, 1997 की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कि क्या बात करते हो, ये जो 3 आर्टिकल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 14, 19 और 21, ये महिलाओं को काम करने की आज़ादी देते हैं, वो घर से बाहर निकल के काम धंधे कर सकती है। तो ऐसे में इन महिलाओं की सुरक्षा उस संस्था की जिम्मेदारी है जहां पर महिलाएं काम कर रही है ना। तो उस संस्था के ऊपर ये केस था। एक्चुअल में विशाखा बनाम राजस्थान सरकार, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार, तो राजस्थान का ही ये केस था। तो अल्टीमेटली मित्रों, अभी जब निर्भया कांड हुआ था 2012 में, उसके बाद में जस्टिस JS वर्मा कमेटी बनाई गई, और इस पर भी एक एक्ट लाया गया जिसका नाम है सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस 2013। और इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि अगर किसी संस्था में 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उस संस्था में ये ICC इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जानी ज़रूरी है, ताकि महिलाएं जो है उसमें अपनी शिकायत कर सके। और इसमें 50% कौन होगी मित्रों? महिलाएं सदस्य होगी ICC के अंदर। तो ये सवाल अब आप सोचो, ये क्वेश्चन अगर आप 2021 में कर रहे हैं तो आपके लिए कोई बड़ी बात थी मित्रों। अब दिक्कत क्या, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि पिछले सालों के प्रश्न पत्रों में से लमसम 30 से 35 सवाल हर बार नए पेपर में मिलते हैं, या तो उनकी व्याख्या में से और या फिर उनके सीधे सीधे क्वेश्चंस। तो ये सवाल भी इनडायरेक्टली उसी 2000 के पेपर में से आया है। अगर आप
दिमाग लगा के उसकी व्याख्या पढ़ के जाते, ये सवाल आपकी मुट्ठी में था। समझ गए? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने कर दिया। बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन था मित्रों वर्ल्ड ज्योग्राफी का। देखो जरा, इधर 4 आइटम लिखे हुए, एकांकागुआ, मशेटा, सेरेनगेटी, गिब्सन, और इधर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका। एक बार जाओ और जरा सन 1999-2000 का पेपर देखो, उसमें लिखा हुआ है कि मैड्रिड किस पठार पर स्थित है, या फिर उल्टा क्वेश्चन है कि मसेटा के पठार पर कौन सा शहर स्थित है। मसेटा के पठार पर कौन सा शहर स्थित है। और उस क्वेश्चन को अगर आपने करके गए हैं आप पिछले सालों का पेपर, उसमें साफ उसकी व्याख्या में लिखा हुआ है मैड्रिड कहाँ की राजधानी बताओ। मैड्रिड है स्पेन की राजधानी मित्रों। तो ये जो मैड्रिड शहर है ये बेसिकली इसी मसेटा के पठार पर स्थित है। मैड्रिड शहर जो स्पेन की राजधानी है वो मसेटा के पठार पर है। और इस पूरे पेनिनसुला को, इस प्रायद्वीप को हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं जिसे आइबेरियाई प्रायद्वीप कहते हैं, जहाँ स्पेन बसा, दक्षिण यूरोप वाला हिस्सा, स्पेन, टर्की का थोड़ा कुछ पार्ट, ये सारे आइबेरियाई प्रायद्वीप के हिस्से हैं। तो मित्रों अब आप सोचो, अगर आप वो क्वेश्चन करके जाते 99-2000 वाला, और आपको सिर्फ इतना ही पता होता कि मसेटा जो है वो यूरोप में है, स्पेन यूरोप में है, तो मसेटा यूरोप में है। अब मसेटा अगर यूरोप में है तो इसका मतलब बी में क्या होगा, बी में 3 होगा, पक्का ना। तो बी में अगर 3 है तो देखो बी में 3 कहाँ है, एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां बी में 3, और आप बजट बजा देते, इसका डी फॉर डम वाला आंसर आ जाता। इसीलिए तो कह रहा हूं दिस इज द पावर ऑफ प्रीवियस पेपर्स। ढंग से उनको 2000 सवालों को कर लो, आपके 100-150 नंबर यूं ही आ जाएंगे। तो मित्रों इसका आंसर था आपका मसेटा से अपन ने क्लिक कर दिया। थोड़ा थोड़ा अपन इसके बाकी ऑप्शंस पर भी प्रकाश डालते हैं। आओ प्रकाश डालें। एकांका गुहा क्या है मित्रों? एकांका गुहा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा बताओ मुझे, 2 नाम सुने होंगे आपने, एक है रॉकी पर्वत और एक है एंडीज पर्वत। रॉकी पर्वत कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में, रॉक हमेशा ऊपर होता है। और एंड कहाँ? दक्षिणी अमेरिका में। तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांका गुहा, ध्यान रहे। और ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। बिल्कुल, ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है माउंट एकांका गुहा। बढ़िया। सेरेनगेटी क्या है? सेरेनगेटी तंजानिया में एक जगह है, तंजानिया केनिया की सीमा पर, मेनली ये तंजानिया में है। और सेरेनगेटी नेशनल पार्क भी बड़ा फेमस है। तो ये अगर याद नहीं होता तो भी आप क्वेश्चन कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। तो सेरेनगेटी तंजानिया में है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछली बार आया था, किलिमंजारो कहाँ है? किलिमंजारो अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो केनिया और तंजानिया के बॉर्डर पर स्थित है। और ये एक डोरमेंट, ये एक ज्वालामुखी है, एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। निष्क्रिय ज्वालामुखी कौन सा? आपका माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। फिर था मित्रों गिब्सन डेजर्ट। अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी आपने थोड़ी सी भी पढ़ी है तो ऑस्ट्रेलिया मित्रों मरुस्थलों का देश, कई सारे यहाँ मरुस्थल हैं। कौन कौन से? माउंट गिब्सन डेजर्ट, साथ में ग्रेट सिम्पसन, ग्रेट सैंडी, इसके साथ साथ ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, सैंडी, गिब्सन, ये सारे मरुस्थल हैं ऑस्ट्रेलिया के। और इम्पोर्टेंट बात जो मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता दूं, आगे आपकी बहुत मदद करेगा। ऑस्ट्रेलिया का जो ये हिस्सा है ना मित्रों, इसको अपन कहते हैं पूर्वी तट। ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे लंबी, सबसे चौड़ी प्रवाल भित्ति है, यानी प्रवाल की दीवार है, मूंगा की चट्टानें हैं। कहाँ पर है? ग्रेट बैरियर रीफ, जो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में फैली हुई है। ऑस्ट्रेलिया को 4-5 भागों में बांटते हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, और ये है आपका विक्टोरिया। तो ये मेनली ऑस्ट्रेलिया के पार्ट थे, ये मैंने आपको बता दिया। तो अब आप सोचो जरा,
अगर आपको मसेटा भी थोड़ा बहुत पता होता, मैं गारंटी ले रहा हूँ मित्रों, मैंने आपको पहले भी बोला है कि मेरे पहले 62 नंबर थे, फिर 84 हुए, फिर 104 हुए, इस बार 128 हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं कम पढ़ता हूँ लेकिन प्रॉपर पढ़ के जाता हूँ प्री के लिए। प्रॉपर मतलब मुझे पता है सवाल कहाँ से आते हैं। आप लोग बड़े टेंशन में, तो आपको पता नहीं सवाल कहाँ से आते हैं, आप घोटते हैं किताबें। मैं कह रहा हूँ थ्योरी पढ़ना बिल्कुल कर दो बंद, थ्योरी पढ़ो ही मत, खूब सारे सवाल लगाओ और यही सवाल आपको मिलेंगे। अरे भाई 150 के 150 करने हैं क्या अपने को? नहीं ना, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? 100 सवाल भी अगर सही कर दिए तो नंबर कितने होते हैं सोचो, 133 नंबर होते हैं। हाँ, और कट ऑफ आपका ज़्यादा से ज़्यादा 85-90 के बीच में रहेगा। कितना ही जोर लगा लो कैंडिडेट्स, 90 से ज़्यादा कट ऑफ मुझे लगता नहीं। फिर पेपर अगर लॉलीपॉप आ गया तो क्या पता 150 भी चला जाए। पर पिछला रिकॉर्ड्स अगर देखें तो पहले तो 62 नंबर 63 नंबर कट ऑफ था, फिर वो बढ़ करके 72-73 हुआ, फिर 78 हुआ, इस बार 84-85 था। इससे ज़्यादा कट ऑफ मैंने कभी देखा नहीं। हाँ, एक बार ओबीसी का केस हुआ तब 99.99 कर दिया था, पर वो वापस रेट लगाई गई थी और कट ऑफ वापस 78 के आसपास लाए थे। तो मित्रों, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक और सवाल है जो अभी 2021 के पेपर में आया मित्रों, उसका नाम था जापानी इंसेफेलाइटिस, जिसे अपन सामान्यतः जापानी बुखार कहते हैं। अब इस सवाल का आधार भी 1999-2000 का वह सवाल है जिसमें सवाल था फेनिल कीटोनूरिया। आप जाकर के देखना, फेनिल कीटोनूरिया एक क्वेश्चन है 1999-2000 में। इसमें क्या होता है, फेनिल एलेनिन बनता है बॉडी के अंदर, वो बाहर निकल नहीं पाता है, तो वो धीरे धीरे बॉडी में जमा होता है और उसका इफेक्ट पड़ता है माइंड पर, और ये हमारी जो नर्व सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, ये पूरा खत्म हो जाता है। तो इंसान जड़ता यानी कि मंद बुद्धि हो जाता, दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसी प्रकार उस सवाल की व्याख्या के अंदर जापानी इंसेफेलाइटिस भी हम पढ़ते हैं कि ऐसा और कौन कौन सी बीमारियां जिससे माइंड पर प्रभाव पड़ता है। तो सबसे खतरनाक है उस सवाल की व्याख्या में जापानी इंसेफेलाइटिस। यानी जापानी इंसेफेलाइटिस से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो मित्रों, जापानी इंसेफेलाइटिस बेसिकली आपने सुना होगा अगर न्यूज पढ़ते हैं, पूर्वांचल जो है ना हमारा, यूपी का पूर्वी हिस्सा, बिहार, इधर बंगाल की तरफ, थोड़ा बहुत सिक्किम की तरफ चले जाओ, यहाँ पर आपको जापानी इंसेफेलाइटिस बहुत मिलता है और छोटे छोटे बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। तो इसका जो वाहक है मित्रों, जिस प्रकार चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, जीका वायरस, तो ये सारे वायरस जनित रोग हैं, इसी प्रकार ये भी एक वायरस जनित रोग है और ये सारे रोग मच्छरों के माध्यम से फैलते हैं। जापानी इंसेफेलाइटिस भी मच्छरों के माध्यम से फैलता है। इसका जो वायरस है उसका नाम है मित्रों फ्लेवी वायरस। ध्यान रखना, जापानी इंसेफेलाइटिस किस वायरस से फैलता है? फ्लेवी वायरस से। और इसको फैलाने वाला कौन है? इसको फैलाने वाला क्यूलेक्स मच्छर है, जो जीका और डेंगू में भी है सेम टू सेम। तो क्यूलेक्स मच्छर की सहायता से फ्लेवी वायरस फैलता है और मेनली ये वायरस उन क्षेत्रों में ज़्यादा है जहाँ चावल का उत्पादन होता है। बिल्कुल, चावल से इस वायरस का खास कनेक्शन है। तो आप देख लो चावल किधर किधर हैं, वहाँ पर आपको जापानी बुखार के लक्षण भी ज़्यादा मिलेंगे। तो ये वो 3 सवाल थे जो पिछले पेपर से आए हैं। आप सोच रहे होंगे सर गप्पे मार रहे हो आप। मैं गप्पे नहीं मार रहा हूँ। तो देखो, मैं कोई कोर्स बेच रहा हूँ, आप कोई टेस्ट सीरीज बेच रहा हूँ। मैं तो जस्ट इसलिए आपसे जुड़ना चाहता हूँ कि मुझे भी थोड़ा आप जानो कि टैलेंटेड लोग खाली यूट्यूब पे जो कोर्स बेचते हैं वही नहीं है। टैलेंट लाइब्रेरियों में छिपा हुआ पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। और हम लोग ज़्यादा आते नहीं क्योंकि हम अपने काम से काम रखते हैं। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को देखो, ज्वाइन करोगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगी। तो मैं क्या करूँगा, अभी देखो ये सीरीज खत्म होगी, फिर राजस्थान जीके के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के और पॉलिटी के, इनके जो जो क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं उनकी मैं डिटेल्ड सॉल्यूशन करवा दूंगा। और वो करने के बाद में काली भीत है। और टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लो। और अगर हो सके तो डेली मेरी 2 क्लासें हो रही है और हर दूसरे दिन मैं टेस्ट ले रहा हूँ, बड़ा टेस्ट 3 घंटे का। ये सब कहाँ ले रहा हूँ? अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। अनअकैडमी का ऐप है, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करना, मुझे सर्च करना प्रकाश चावड़ा, मैं दिखूंगा, फॉलो कर लेना। और टेलीग्राम पर रोज लिंक भेजता हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना, सुबह 8 बजते ही बस लिंक पे क्लिक करो। मैं 40-50 सवाल रोज करवा देता हूँ। सुबह करंट अफेयर अलग से पूछता हूँ।
रात को 9 बजे वाली क्लास में मैं 30-40 सवाल पॉलिटी के करवा के फिर इकोनॉमिक सर्वे रोज पूछता हूँ। तो करंट भी साथ में तैयार करवा रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे भी करवा रहा हूँ, और हर दूसरे तीसरे दिन एक बड़ा टेस्ट ले रहा हूँ। पिछले सालों के सारे पेपर में वहाँ MCQ करा के सॉल्व करा रहा हूँ। तो मित्रों, थोड़ा आपका सपोर्ट की आवश्यकता है। आप लोग चैनल को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करके फिर थोड़ा आगे भी, समझ रहे हैं, आगे भी फैलाएं, जिससे मेरा भी भला हो, और मेरा भला होगा तो आपका तो वैसे भी भला ही है। ओके मित्रों, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी के सेकंड पार्ट में। अभी इसके फर्स्ट पार्ट में सिर्फ 3 सवाल मैंने करवाए, आगे अपन और देखेंगे। ओके बाबा, टेक केयर।